स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सिंप्लीफाइंग फिज़िकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम 11th क्लास के यूनिट 1 चेंजिंग ट्रेंड एंड करियर इन फिज़िकल एजुकेशन के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसमें मेनली 5 टॉपिक हैं। पहला आता है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, दूसरा है एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, तीसरा है करियर ऑप्शन इन फिज़िकल एजुकेशन, चौथा है कंपटीशन इन स्पोर्ट्स एट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल और पाँचवा है खेलो इंडिया प्रोग्राम। तो चलिए सबसे पहले हम फिज़िकल एजुकेशन के मीनिंग को समझते हैं। तो फिज़िकल एजुकेशन 2 वर्ड से मिलकर बना है, फिज़िकल और एजुकेशन। फिज़िकल का मतलब है हमारी बॉडी और एजुकेशन का मतलब है नॉलेज। तो इस सब्जेक्ट के नाम से तो इसका मतलब ये निकलता है कि इससे हमें हमारी बॉडी की नॉलेज मिलती है। लेकिन बॉडी की नॉलेज देना इस सब्जेक्ट का सिर्फ एक हिस्सा है, एक पहलू है। इस सब्जेक्ट के अंदर ह्यूमन पर्सनैलिटी को डेवलप करने वाले और भी एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें ना केवल फिज़िकल बल्कि मेंटल, इमोशनल, सोशल और एथिकल एस्पेक्ट्स भी आते हैं। फिज़िकल एजुकेशन हमारी एजुकेशन का ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जो फिज़िकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स की मदद से एक पर्सन की पूरी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हेल्प करता है और साथ ही एक ऐसे हेल्दी और फिट सिटीज़न को बनाने में मदद करता है जो आगे चल के एक स्ट्रॉन्ग नेशन को बिल्ड करने में अपना योगदान देते हैं। आइए अब फिज़िकल एजुकेशन की डेफिनेशन की हेल्प से इसके मतलब को समझते हैं। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिज़िकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन के अनुसार फिज़िकल एजुकेशन फिज़िकल एक्टिविटीज़ के द्वारा दी जाने वाली एजुकेशन है जो एक बच्चे की टोटल पर्सनैलिटी यानी कि उसका शरीर, उसका मन, उसकी आत्मा, उन सभी के विकास में सहायक है। इसी तरह AR वेमन के अनुसार फ़िज़िकल एजुकेशन हमारी एजुकेशन का ही एक ऐसा हिस्सा है जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ द्वारा एक व्यक्ति की पूरी पर्सनैलिटी को डेवलप करने से संबंधित है। दूसरा टॉपिक आता है एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। इसमें हम पहले एम और ऑब्जेक्टिव के डिफरेंस को समझ लेते हैं। एम का अर्थ होता है मुख्य गोल यानी कि अल्टीमेट गोल, जो कि नॉर्मली लॉन्ग टर्म गोल होता है। इस मेन एम को पाने के लिए हम कई शॉर्ट टर्म गोल्स बनाते हैं जिन्हें ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव्स ही हमें हमारे मेन एम को पाने में हमारी मदद करते हैं। मान लीजिए जैसे हमें किसी टूर्नामेंट को जीतना है, तो उसे जीतने के लिए हमें सबसे पहले उस गेम से संबंधित सारे रूल्स और रेगुलेशंस को समझना होगा, उस खेल की सारी टेक्निक को अच्छे से सीखना होगा, अपनी फ़िटनेस को बेहतर बनाना होगा। यहाँ टूर्नामेंट को जीतना हमारा मेन एम है या अल्टीमेट गोल है और इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए रूल और रेगुलेशंस को समझना, गेम की टेक्निक्स को सीखना, अपनी फ़िटनेस को इम्प्रूव करना, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो हमें इस टूर्नामेंट को जीतने में मदद करेंगे। फिज़िकल एजुकेशन का मेन एम हेल्दी, फिट, अवेयर और रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाना है जो अपनी लाइफ को बेहतर ढंग से जी सकें और साथ ही एक स्ट्रॉन्ग नेशन को बनाने में अपना योगदान दे सकें। अब बात करते हैं फ़िज़िकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स की। तो इसके मेनली 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला आता है फ़िज़िकल डेवलपमेंट। फ़िज़िकल डेवलपमेंट फ़िज़िकल एजुकेशन का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है। वास्तव में फ़िज़िकल एजुकेशन ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फ़िज़िकल डेवलपमेंट को सबसे ज़्यादा महत्व देता है। जब हम कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें हम बार बार दौड़ते हैं, जंप करते हैं, बॉल को थ्रो करते हैं, वेट लिफ्ट करते हैं, पुश करना, स्ट्रेच करना, बेंडिंग करना और हर बार पहले से बेहतर खेलने या दूसरों से बेहतर खेलने की कोशिश करते हैं। इससे हमारे शरीर की मसल्स की वर्किंग कैपेसिटी इम्प्रूव हो जाती है, साथ ही हमारी बॉडी की फंक्शनिंग भी बेहतर हो जाती है तथा हमारी बॉडी के इंटरनल सिस्टम जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सब बहुत अच्छे ढंग से काम करने लग जाते हैं तथा इनकी भी वर्किंग कैपेसिटी इम्प्रूव हो जाती है। फिज़िकल एक्टिविटीज़ के साथ बैलेंस डाइट लेना और प्रॉपर रेस्ट करना एक बच्चे की अच्छी फिज़िकल ग्रोथ में हेल्प करता है। सेकंड आता है मेंटल डेवलपमेंट। फ़िज़िकल एजुकेशन एक पर्सन के मेंटल लेवल को भी डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है। जब हम किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ केवल बॉडी की स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि उसके साथ मेंटल अलर्टनेस, कंसंट्रेशन और बॉडी की सही मूवमेंट की ज़रूरत भी पड़ती है। सभी गेम्स के अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। जब हम किसी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें उस गेम के रूल और रेगुलेशंस और उसकी टेक्निक्स का ध्यान रखना होता है। साथ ही मैच जीतने के लिए बनाए गए हमारे गेम प्लान को भी ध्यान में रखना होता है और ओपोनेंट टीम के गेम प्लान को भी जल्दी से जल्दी समझना होता है ताकि उन्हें हराया जा सके। इसके अलावा गेम में सिचुएशंस हर समय एक जैसी नहीं रहती और निरंतर बदलती रहती हैं। हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने गेम प्लान को बदलना भी पड़ता है। इसी के साथ हमें अपने टीम के प्लेयर्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस का भी ध्यान रखना होता है कि कौन सा प्लेयर किस सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म कर सकता है और ये सभी डिसीजन हमें गेम के दौरान ऑन द स्पॉट लेने पड़ते हैं। एक ही टाइम पे इन सब बातों का ध्यान रखने के लिए हमें बहुत अधिक मात्रा में मेंटल अलर्टनेस और कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। जब हम गेम्स में रेगुलरली पार्टिसिपेट करते रहते हैं तो इससे हमारा माइंड शार्प होता है
कंसंट्रेशन इम्प्रूव होती है और हमारी डिसीज़न लेने की एबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट आता है इमोशनल डेवलपमेंट। मनुष्य में बहुत सारे इमोशंस होते हैं जैसे गुस्सा, जलन, आशा, डर, एक्साइटमेंट, जॉय, हैप्पीनेस एक्सेट्रा। क्योंकि खेलों में सिचुएशन कभी एक जैसी नहीं रहती, इसलिए उनका रिजल्ट भी कभी एक जैसा नहीं आता। हम हर बार जीत नहीं सकते। गेम की इन्हीं डिफरेंट सिचुएशंस में हमारे इमोशंस बाहर आते हैं। जब गेम की सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती तो गुस्सा, डर, चिंता, भय जैसे भाव निकल के आते हैं। साथ ही जब टीम के प्लेयर या आप खुद अपनी उम्मीदों के अनुसार परफॉर्म नहीं कर पाते तो उससे नाराज़गी, दुख होना जैसे भाव निकल के आते हैं। शुरू में इन भावों पे हमारा कंट्रोल कम होता है, लेकिन जब हम खेलों में रेगुलरली पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं तो स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी हम अपने इन भावों, अपने इन इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं और खेल तथा जनरल लाइफ की डिफरेंट सिचुएशन में समझदारी से रिएक्ट करना सीख जाते हैं। स्पोर्ट्समैन का मेंटली स्ट्रॉन्ग होने का सबसे अच्छा एग्जांपल है महेंद्र सिंह धोनी। आपने इन्हें कभी जीतने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होते नहीं देखा होगा, हारने के बाद बहुत ज़्यादा दुखी होते हुए या रोते हुए नहीं देखा होगा, ना ही आपने कभी इनको अपने टीम के खिलाड़ियों पर गुस्सा करते या उन पर चिल्लाते हुए देखा होगा। नेक्स्ट आता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का मतलब है कि हम समाज, सोसाइटी में अपने आप को कितने बेहतर ढंग से एडजस्ट करते हैं। इस तरह जब खिलाड़ी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में खेलने के लिए जाते हैं तो वहाँ उनके सामने भाषा को लेकर, व्यवहार को लेकर, मौसम को लेकर, खाने को लेकर, रीति रिवाज को लेकर बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और एक खिलाड़ी इन सभी मुश्किलों में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। इसी तरह गेम्स में भी हम रूल्स और रेगुलेशंस का पालन करते हैं, क्योंकि हम यह जानते हैं कि अगर हम गेम के रूल्स को तोड़ेंगे तो या तो हमें गेम से बाहर निकाल दिया जाएगा या फिर हम गेम हार जाएंगे और हमारी मेहनत ख़राब जाएगी। गेम्स में हम अपने कैप्टन, कोच और रेफरी के ऑर्डर्स को भी फॉलो करते हैं। इसी तरह जब हम रेगुलरली गेम्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं तो हमें रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करने की आदत पड़ जाती है। क्योंकि हम रूल और रेगुलेशन की इंपॉर्टेंस को समझ जाते हैं, इसलिए जब हम नॉर्मल लाइफ में सोसाइटी में जाते हैं तो सोसाइटी के रूल और रेगुलेशंस की रिस्पेक्ट करते हैं, उनको फॉलो भी करते हैं। खेलों में पार्टिसिपेट करने से सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन जैसी क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं। नेक्स्ट आता है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन हमारे ब्रेन और हमारी बॉडी के बीच के कोऑर्डिनेशन को कहते हैं। हम यह जानते हैं कि हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है और हमारी बॉडी हमारे ब्रेन के ऑर्डर पर ही मूव करती है। तो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि हमारे ब्रेन के ऑर्डर करने पर हमारी बॉडी कितनी जल्दी कम से कम एनर्जी खर्च करके कितनी सही व सुंदर मूवमेंट करती है। गेम्स में रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, कैचिंग जैसी कई एक्टिविटीज़ होती हैं जिन्हें करने के लिए हमारे ब्रेन और बॉडी के बीच कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स में रेगुलर बेसिस पर पार्टिसिपेट करते रहने से हमारा रिएक्शन टाइम और हमारा कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाता है और हम डिफ़िकल्ट मूवमेंट्स को भी कम टाइम में कम एनर्जी खर्च के आसानी से करने में सक्षम हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जिम्नास्टिक्स में कलाबाजियाँ लगाना, तेज़ आती हुई बॉल को कैच करना, तेज़ गेंदबाज के खिलाफ बैटिंग करना, बॉल को एक्यूरेट किक करके गोल में पहुंचाना और बास्केटबॉल को बास्केट में डालना। तीसरा टॉपिक आता है करियर ऑप्शंस इन फिज़िकल एजुकेशन। आज के समय में फ़िज़िकल एजुकेशन में बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जिनमें से कुछ इस वीडियो में शेयर किए गए हैं। पहला आता है एज अ टीचर। यदि आप फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर बनना चाहते हैं तो आपको फ़िज़िकल एजुकेशन की बैचलर डिग्री पास करनी होगी, जिसे पास करने के बाद आप हाई स्कूल में फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर लग सकते हैं। यदि आप मास्टर इन फ़िज़िकल एजुकेशन की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं तो आप किसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एज अ लेक्चरर काम कर सकते हैं। यदि MPEd करने के बाद UGC द्वारा आयोजित नेट एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो आप किसी कॉलेज में एज अ लेक्चरर काम कर सकते हैं। सेकंड करियर ऑप्शन आता है एज अ प्लेयर। आज के समय में स्पोर्ट्स दुनिया भर में लोकप्रिय हो गया है। हर कोई व्यक्ति किसी न किसी खेल को खेलना या देखना पसंद करता है। एक प्लेयर अगर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसे रेलवेज़, बैंक, आर्मी, पुलिस जैसे कई सरकारी डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स कोटा में जॉब मिल सकती है। इसके अलावा कई स्पोर्ट्स क्लब हैं, कई नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो प्लेयर को अपनी तरफ से खिलाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो उन प्लेयर्स को अच्छी खासी रकम भी देती हैं। तीसरा करियर ऑप्शन आता है एज ए कोच। यदि आप किसी गेम के कोच बनना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आपके पास उस गेम का एज अ प्लेयर कुछ एक्सपीरियंस हो। इसके बाद यदि आप उस गेम में NIS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से कोचिंग डिप्लोमा कर लेते हैं
तो आप एक किसी स्टेट के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एज अ कोच काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी स्पोर्ट्स क्लब में, किसी स्कूल में कोचिंग दे सकते हैं या फिर आप अपनी स्पोर्ट्स एकेडमी भी चला सकते हैं। चौथा करियर ऑप्शन आता है एज एन ऑफिशियल। यदि आपको किसी गेम के रूल और रेगुलेशन की अच्छी नॉलेज है तो आप उस गेम के ऑफिशियल यानी कि अंपायर, रेफरी, जज, स्कोरर या टाइम कीपर बन सकते हैं। एक सर्टिफाइड ऑफिशियल बनने के लिए आपको उस खेल से संबंधित फेडरेशन या एसोसिएशन द्वारा आयोजित ऑफिशिएटिंग टेस्ट को पास करना होगा, जिसके बाद आप उस गेम की नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ऑफिशिएटिंग कर सकेंगे। एक ऑफिशियल को ऑफिशिएटिंग का जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, जितना अच्छा उसका पास्ट रिकॉर्ड होता है, जितनी अच्छी उसकी रेपुटेशन होती है, उसे उतने ही ज़्यादा पैसे मिलते हैं। पांचवा करियर ऑप्शन आता है एज ए ट्रेनर। आज के समय में सभी उम्र के लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। इसी का नतीजा है कि बड़ी मात्रा में हेल्थ केयर सेंटर, हेल्थ क्लब, जिम्स आदि खुल रहे हैं। इन्हीं हेल्थ केयर सेंटर और जिम्स के लिए प्रोफेशनल ट्रेनर्स की भी मांग बढ़ती जा रही है। यदि आप प्रोफेशनल ट्रेनर का कोर्स कर लेते हैं तो आप इन हेल्थ क्लब्स या जिम में एज ए ट्रेनर काम कर सकते हैं। इसी के साथ आप एज ए पर्सनल ट्रेनर भी काम कर सकते हैं और किसी गेम की नेशनल या इंटरनेशनल टीम के ट्रेनर भी बन सकते हैं। सिक्स्थ करियर ऑप्शन आता है योगा इंस्ट्रक्टर। योगा की इम्पोर्टेंस और उसके बेनिफिट्स को तो आज सारी दुनिया ने मान लिया है। आज के समय में लाइफ बहुत ही फास्ट और स्ट्रेसफुल हो गई है, जिसकी वजह से लोगों की मेंटल और फिज़िकल हेल्थ ख़राब होने लगी है। योगा और मेडिटेशन फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है। इसलिए योगा इंस्ट्रक्शन की डिमांड न केवल भारत बल्कि अन्य देशों में बढ़ने लगी है। भारत के कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में योगा की डिग्री और डिप्लोमा कोर्स करवाए जाते हैं। आप किसी मान्यता प्राप्त यानी कि रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से योगा डिग्री या डिप्लोमा करके सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। सातवां करियर ऑप्शन आता है एज ए फिजियोथेरेपिस्ट। एक प्लेयर गेम को जीतने के लिए हर संभव प्रयास करता है और कभी कभी वो अपनी फिज़िकल लिमिटेशन से भी बाहर जाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो जाता है। उसकी इस इंजरी को ठीक करने और उसकी बॉडी को पहले जैसी नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। फिजियोथेरेपिस्ट मसल्स और जॉइंट से रिलेटेड इंजरीज़ को ठीक करने में मदद करते हैं। वे न केवल प्लेयर्स बल्कि बुज़ुर्गों और फिज़िकली चैलेंज लोगों की इंजरीज़ को भी ठीक करने में मदद करते हैं। यदि आप फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी की डिग्री प्राप्त करनी होगी। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर। किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत पड़ती है। जिन लोगों को स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस होता है वह स्पोर्ट्स इवेंट को अच्छे ढंग से और सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद आप किसी स्पोर्ट्स क्लब के मैनेजर की पोस्ट पर काम कर सकते हैं या अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी गेम की फेडरेशन या एसोसिएशन की मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर भी बन सकते हैं। जो लोग गवर्नमेंट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में होते हैं वो लोग एक्सपीरियंस और सीनियरिटी के आधार पर DSO यानी कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर भी बन सकते हैं। एक प्लेयर के अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन सौरव गांगुली, जो खेल से रिटायर होने के बाद पहले बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने और अब BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। नौवां करियर ऑप्शन आता है एज ए कमेंटेटर। यदि आपको किसी गेम की बहुत अच्छी नॉलेज है और साथ ही अगर आप हिंदी, इंग्लिश या किसी रीजनल लैंग्वेज को बहुत अच्छे ढंग से बोल पाते हैं तो आप रेडियो या TV पर कमेंट्री कर सकते हैं। TV पर बहुत से स्पोर्ट्स चैनल हैं जैसे DD स्पोर्ट्स है, ESPN, स्टार स्पोर्ट्स, 10 स्पोर्ट्स हैं, जिन्हें अलग अलग खेलों में अलग अलग लैंग्वेज कमेंटेटर की ज़रूरत पड़ती रहती है। आपने भी देखा होगा बहुत से प्लेयर खेल से रिटायर होने के बाद TV पर कमेंट्री करने लगते हैं क्योंकि उन्हें गेम की अच्छी नॉलेज होती है और एक्सपीरियंस भी होता है। 10वां करियर ऑप्शन आता है एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अगर आपकी लिखने की और बोलने की स्किल अच्छी है तो आप किसी न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर या स्पोर्ट्स मैगज़ीन के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकते हैं। इस प्रोफेशन में प्लेयर के इंटरव्यूज़ लेना, स्पोर्ट्स से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल लिखना आता है। 11वां करियर ऑप्शन आता है स्पोर्ट्स फोटोग्राफी। स्पोर्ट्स फोटोग्राफर नॉर्मली न्यूज़पेपर, स्पोर्ट्स मैगज़ीन या मीडिया के लिए तस्वीरें खींचते हैं। कुछ फोटोग्राफर्स फ्रीलांसर यानी कि इंडिपेंडेंट भी काम करते हैं और अपनी फ़ोटोज़ को अलग अलग पब्लिकेशंस को भेजते हैं।
स्पोर्ट्स फोटोग्राफर्स प्लेयर्स की खेलते हुए की तस्वीरें खींचते हैं तथा उन तस्वीरों की एग्जीबिशन भी लगाते हैं जहां लोग आकर इन तस्वीरों को देखते हैं और ख़रीदते हैं। हालांकि ये प्रोफेशन बहुत पेशेंस वाला होता है और कभी कभी परफेक्ट फ़ोटो लेने के लिए बहुत देर तक वेट भी करना पड़ता है। 12वां करियर ऑप्शन है एज ए मैन्युफैक्चरर। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स यानी खेल का सामान एक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए खिलाड़ी हमेशा बेहतर क्वालिटी का ही सामान खरीदना चाहते हैं ताकि खेलों में उनकी परफॉर्मेंस और बेहतर हो सके। यदि खेल के सामान बनाने में यूज़ होने वाले मटेरियल की नॉलेज हो और खेल में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स की नॉलेज हो तो बेहतर क्वालिटी के इक्विपमेंट बनाना और प्लेयर की ज़रूरत के हिसाब से इक्विपमेंट बनाना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। जैसे क्रिकेट में SSSG है, वॉलीबॉल में स्पार्टन निविया है, हॉकी में रक्षक है और टेनिस में योनेक्स है। इस यूनिट का चौथा टॉपिक है कंपटीशन इन स्पोर्ट्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। कंपटीशंस प्लेयर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां एक प्लेयर अपने टैलेंट को दिखाता है तथा देश दुनिया में अपना नाम करता है। कंपटीशन से हमारे अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कोऑपरेशन, टीम वर्क, पेशेंस, लीडरशिप जैसी क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं। कंपटीशन हमारी स्किल को इम्प्रूव करने और टैलेंट को ढूंढने में भी मदद करता है। भारत में बहुत सारे गेम्स खेले जाते हैं। अगर सभी गेम्स के बारे में बात करने लगेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम कुछ मेन गेम्स के बारे में ही बात करते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्रिकेट की बात करेंगे। क्रिकेट में नेशनल लेवल पर जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें सबसे पहले आता है रणजी ट्रॉफ़ी जिसमें टेस्ट मैचेस होते हैं, विजय हजारे ट्रॉफ़ी जिसमें 50 ओवर मैचेस होते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी जिसमें 20 ओवर मैचेस होते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग और कूच बिहार ट्रॉफ़ी जो कि अंडर 19 बॉयज़ के लिए होती है। इंटरनेशनल लेवल पर ICC वर्ल्ड कप, ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, एशिया कप, कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज़ और एशेज सीरीज़। नेक्स्ट गेम आती है फुटबॉल। फुटबॉल में एट नेशनल लेवल सुब्रतो कप, संतोष ट्रॉफ़ी, डुरांड कप, इंडियन फुटबॉल लीग। एट इंटरनेशनल लेवल फीफा वर्ल्ड कप, यूएफए चैम्पियंस लीग, यूरोपियन लीग, कोपा अमेरिका कप। इसके बाद हॉकी में एट नेशनल लेवल हॉकी इंडिया लीग, बैटन कप, मुरगप्पा गोल्ड कप, नेहरू सीनियर हॉकी टूर्नामेंट और आगा खा टूर्नामेंट। एट इंटरनेशनल लेवल ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप, सुल्तान अजलान शाह कप, कॉमनवेल्थ गेम्स। इसी तरह एथलेटिक्स में एट नेशनल लेवल नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक चैम्पियनशिप, नेशनल ओपन एथलेटिक चैम्पियनशिप, नेशनल जूनियर एथलेटिक चैम्पियनशिप। इंटरनेशनल लेवल पर ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स। इसी तरह टेनिस में एट नेशनल लेवल बेंगलोर ओपन, चेन्नई ओपन, ऑल इंडिया चैम्पियनशिप, ITF जूनियर्स और चैम्पियंस टेनिस लीग। इंटरनेशनल लेवल पे विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, US ओपन और डेविस कप। इसके बाद इस यूनिट का लास्ट टॉपिक आता है खेलो इंडिया प्रोग्राम। खेलो इंडिया प्रोग्राम भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स द्वारा शुरू किया गया प्रोग्राम है जिसका मकसद भारत में ज़मीनी स्तर पर यानी कि ग्रास रूट लेवल पर स्पोर्ट्स कल्चर को दोबारा से जिंदा करना तथा यंग टैलेंटेड प्लेयर्स को ढूंढना और उनके टैलेंट को निखारना है। हमारे देश में बहुत से टैलेंटेड प्लेयर्स हैं लेकिन वो अपनी टैलेंट का प्रदर्शन नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें अपने टैलेंट को दिखाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। खेलो इंडिया प्रोग्राम अलग अलग एज कैटेगरीज़ में अलग अलग गेम्स के प्लेयर्स को अपने टैलेंट को दिखाने के लिए मंच प्रदान करेगा। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत टैलेंट सर्च कमेटी बनाई जाएगी जो कि अलग अलग खेलों से कुल 1000 प्लेयर्स को सिलेक्ट करेगी और प्लेयर्स को इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन की तैयारी के लिए 5 लाख रुपए की फाइनेंशियल हेल्प 8 सालों के लिए देगी। यानी एक खिलाड़ी पर 5 लाख रुपए सालाना 8 सालों तक खर्च किए जाएंगे। ये 5 लाख रुपए प्लेयर की कोचिंग, उसकी डाइट, ड्रेस, खेल के सामान जैसी चीज़ों पर खर्च किए जाएंगे। खेलो इंडिया प्रोग्राम में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स ऑर्गेनाइज करवाई जाएंगी। इसमें 2 एज कैटेगरीज होंगी, एक अंडर 17 और दूसरी अंडर 21। जो प्लेयर स्कूल में हैं उनके लिए अंडर 17 और जो प्लेयर कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में हैं उनके लिए अंडर 21। एक प्लेयर केवल एक एज कैटेगरी में ही पार्टिसिपेट कर सकेगा। खेलो इंडिया प्रोग्राम 12 उद्देश्यों को ध्यान में रख के बनाया गया है जिसमें सबसे पहले आता है प्ले फील्ड डेवलपमेंट। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS प्लेटफॉर्म यानी कि सैटेलाइट की मदद से यह देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ पे खेल के मैदान हैं और कहाँ कहाँ पर खेल के मैदान बनाए जा सकते हैं। इसकी एक पूरी लिस्ट तैयार की जाएगी ताकि इन सभी मैदानों का अच्छे ढंग से उपयोग हो सके। साथ ही सभी स्टेट और यूटीज़ में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नेशनल प्ले फील्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाई जाएंगी। ये एसोसिएशन खेल के मैदानों को डेवलप करने का काम करेंगी।
हर एक स्टेट और यूटी को प्ले फील्ड एसोसिएशन बनाने के लिए 50 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। सेकंड है कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट। स्कूल्स में बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग मिल सके, इसके लिए फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर्स को मास्टर ट्रेनर बनाने के लिए एडवांस ट्रेनिंग के ऑनलाइन कोर्स करवाए जाएंगे। तीसरा आता है स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर। पैसों और कोचेज़ की कमी के चलते देश में बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ग्राउंड्स हैं जिनका पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। इसलिए खेलो इंडिया सभी स्टेट्स को हर साल पैसा देगी ताकि इन ग्राउंड्स में पार्ट टाइम कोचेज़ रखे जा सकें, खेल का सामान खरीदा जा सके और इन ग्राउंड की रिपेयर और मेंटेनेंस की जा सके। चौथा आता है एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल लगभग सभी गेम्स जैसे हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, एथलेटिक, रेसलिंग आदि के कंपटीशंस करवाएगी। इन गेम्स का नाम खेलो इंडिया नेशनल स्कूल गेम्स और खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स रखा गया है। इन्हें खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी कहा जाता है। साथ ही एक मोबाइल ऐप भी बनाई जाएगी जिसमें कोई गेम कैसे खेली जाती है इसके बारे में भी बताया जाएगा और साथ ही उस गेम के रूल एंड रेगुलेशंस की भी पूरी नॉलेज दी जाएगी। पांचवा उद्देश्य है टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट। देश में टैलेंट की पहचान करने के लिए एक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कमेटी बनाई जाएगी जो विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त साइंटिफिक मेथड्स के आधार पर टैलेंट को ढूंढने का प्रयास करेगी। सिक्स्थ है यूटिलाइजेशन एंड क्रिएशन और अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। स्कूल और कॉलेजेस में बने ग्राउंड को मेंटेन करना, उनको डेवलप करना, उनका अच्छा इस्तेमाल और रख रखाव का खास ध्यान रखा जाएगा ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स और प्लेयर्स इन ग्राउंड्स का सही इस्तेमाल कर सकें। सेवन्थ है सपोर्ट टू नेशनल, स्टेट, रीजनल स्पोर्ट्स अकेडमीज़। जिन टैलेंटेड प्लेयर्स को चुना जाएगा उनकी बेहतर ट्रेनिंग के लिए रीजनल, स्टेट लेवल पर स्पोर्ट्स अकेडमीज़ बनाई जाएंगी। ये अकेडमीज़ गवर्नमेंट द्वारा और प्राइवेट कंपनीज़ की मदद से बनाई जाएंगी जिन्हें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। आठवां आता है फिज़िकल फिटनेस फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस। खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत अलग अलग रीजन्स के अकॉर्डिंग नेशनल फिटनेस पैरामीटर्स यानी कि राष्ट्रीय फिटनेस मापदंड तैयार किए जाएंगे और सभी स्कूलों को बच्चों की फ़िटनेस को जांचने के लिए फ़िटनेस टूल किट दी जाएगी। फ़िटनेस टूल किट का मतलब स्टूडेंट्स की फ़िटनेस को चेक करने के लिए तरीके बताए जाएंगे। ये तरीके बहुत ही सिंपल होंगे और फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स के लिए इनका इस्तेमाल करना या इन्हें लागू करना आसान होगा। नाइन्थ है स्पोर्ट्स फॉर वीमेंस। विमेंस स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, इसके लिए खेलो इंडिया प्रोग्राम में विमेंस के लिए भी हर साल नेशनल गेम करवाई जाएंगी और उन गेम्स पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा जिनमें विमेंस की पार्टिसिपेशन कम होती है। 10वां आता है प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अमंग पर्सन विद डिसेबिलिटी। शारीरिक या मानसिक रूप से डिसेबल्ड लोग भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकें, इसके लिए केंद्र सरकार सभी स्टेट्स और यूटीज़ को 15-15 करोड़ रुपये देगी, जिसमें ये स्टेट्स और यूटीज़ इन लोगों के लिए ग्राउंड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी और इन प्लेयर्स की ट्रेनिंग करवाएगी। इस काम का जिम्मा इंडियन पैरालंपिक कमेटी को दिया जाएगा। 11वां आता है स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स और पीस को प्रमोट करने के लिए 200 करोड़ रुपए तक की आर्थिक मदद करेगी। इसके अलावा वहाँ कोचिज़, टेक्निकल सपोर्ट और खेल के उपकरण भेजकर भी मदद की जाएगी। और लास्ट आता है प्रमोटिंग रूरल और ट्राइबल गेम्स। गांव कस्बों में खेले जाने वाले खेलों के कंपटीशंस भी हर साल करवाए जाएंगे ताकि इन खेलों को भी पहचान मिल सके। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको ये यूनिट समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।